जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में अक्सर नई वैकेंसीज के अपडेट आ रहे हैं, लगातार नई वैकेंसीज के फॉर्म भरे जा रहे हैं। इन फॉर्म भरने के पीछे एक जो सवाल आप लोग का उठ खड़ा होता है वो है बिहार के आरक्षण के ऊपर विवाद। जी हाँ, आपके सर्टिफिकेट कब के बने होने चाहिए और क्या पुराना सर्टिफिकेट है तो चलेगा, नया सर्टिफिकेट है या बनवाना पड़ेगा, कौन से सर्टिफिकेट आपको नए बनवाने पड़ते हैं हर साल, और इसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में आपको अपडेट करेंगे। क्योंकि देखिए, बिहार में अगर देखा जाए तो पिछले साल बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के नोटिफिकेशन आए, उसके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे विवादित लोग पाए गए, जिसमें कि अब शिक्षा विभाग उनको बाहर भी कर रहा है। बिहार में अगर हम बात करें तो आने वाली वैकेंसीज में एक 70वीं बीपीएससी का फॉर्म भरा जा रहा है, जिसमें कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं उनको लेकर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको यहाँ पर सारी डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनको भी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिएगा उस वीडियो को देखकर। दूसरी चीज की आज 1 अक्टूबर है, बिहार में एक और वैकेंसी का फॉर्म भरा जा रहा है बिहार बिजली विभाग का, जहां पर 4016 पद की वैकेंसी, सीटों की संख्या बढ़ाकर दी गई है। और इसमें भी जो आप सर्टिफिकेट डालेंगे, चाहे ओबीसी, ईबीसी, एनसीएल का या जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस का या एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट का, वो उसके बारे में बिहार सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 नोटिफिकेशन जारी किए हैं। एक नोटिफिकेशन तो आपका जो है यहाँ पर पुराना है, 2017-18 का है, लेकिन दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो 2023-24 का है। दोनों को ही नोटिफिकेशन को देखने के बाद बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अच्छा, महिलाओं के आरक्षण को लेकर भी यहाँ पर मामला अभी कोर्ट में है। चूंकि आपको बता दें कि बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट 3 में जो कुछ ऐसे सीट हैं जो कि वर्टिकल और यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टली जो रिजर्वेशन की बात होती है, उसको लेकर मामला अभी कोर्ट में है। उस चीज को भी हम वीडियो में समझाएंगे। तो थोड़ा सा विस्तार पूर्वक ये वीडियो होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपके सामने ये पहला नोटिफिकेशन है, इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझिएगा। और अगर कोई आपके डाउट है इन सभी चीजों को लेकर तो एक बार कमेंट सेक्शन में भी कमेंट जरूर कर लीजिएगा। देखिए, व्यक्ति विशेष, पहला यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया है, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसकी सूची जारी की गई है। व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर ही होता है। देखिए, आप चाहे पुरुष हैं या महिला हैं, ये ध्यान रखिएगा, आपकी जाति आपके पिता के आधार पे होगा, ना कि माता के आधार पे। बहुत सारे लोग जैसे कि क्या है कि अब जैसे कि माता पिता उनके लव मैरिज किए हैं या फिर ऐसा विवाह हुआ है उनका, तो जिसमें कि दोनों का कास्ट अलग होता है, तो उस समय उस दौरान भी यहाँ पे आपके माता के आधार पे आपका जाति का निर्धारण नहीं होगा, आपके पिता के आधार पे ही होगा, पहली चीज। दूसरा चीज, यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपकी भी जाति जो बनेगी, सर्टिफिकेट आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वो आपके पिता के आधार पे ही बनेगा। यानी कि आपके पिता जहां रहते हैं उनके एड्रेस के आधार पे ही आपकी जाति का निर्धारण किया जाएगा। तो पिता, अगर आपकी जाति मान लीजिए कि आप पंडित समुदाय से हैं या फिर राजपूत समुदाय से हैं या यादव समुदाय से हैं, किसी भी आप कम्युनिटी से आते हैं यहाँ पे, तो आपके पिता के ही आधार पे आपका भी यहाँ पर जो है जाति निर्धारण किया जाएगा। दूसरी चीज, पति की जाति के आधार पर नहीं होगा। मान लीजिए कि आप हैं अगर पंडित जाति के और जो है शादी कर लिया आपने राजपूत जाति में, तो आपकी जाति राजपूत हो जाएगी आगे चलकर, और आपके भी जो बच्चे होंगे उनका भी जो सर्टिफिकेट बनेगा वो उनके पिता के आधार पर ही बनेगा। तो ये एक अपडेट है यहाँ से, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये सामान्य प्रशासन विभाग की सूचना है। दूसरा अपडेट है दोस्तों यहाँ पे कि जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है। अब बहुत सारे छात्र यहाँ पर सवाल करते हैं, पहला सवाल तो यही आता है कि सर, हमारा कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो क्या दोबारा हमको ये बनाना पड़ेगा? तो देखिए, मैं आपको बहुत पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि आपकी जाति तो वैसे बदलती नहीं। हाँ, आपकी जाति कभी नहीं बदलती है, क्योंकि आपकी जाति किसके आधार पे बनती है? तो आपके पिता के आधार पे। तो आपके पिता जिस जाति से संबंधित हैं, जो जाति के हैं, वही जाति आपकी होगी। तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी बार बार बनवाने की जरूरत नहीं है। तो एक बार अगर आपने अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क पर लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है। इसलिए अगर आप मान लीजिए 2016 में ही आपका जाति बना हुआ है, आप गए ब्लॉक में, वहां पे आपको बोल दिया गया कि नहीं, आप जाति, आय और निवास अपना तीनों एक बार फिर से नया बनवा लीजिए, आपका पुराना वाला में स्पष्ट नहीं है,
तो नहीं अगर स्पष्ट है तभी बनवाइएगा। अगर स्पष्टता आपको दिख रहा है कि नहीं सही है हमारा, तो आप यहाँ पे बिल्कुल उसी को अप्लाई में लगा भी सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्म जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसके दौरान आप लोगों से प्रपत्र 1 है ना, प्रपत्र 1 और फॉर्म यहाँ पर 18B, ये ध्यान रखिएगा, फॉर्म 18B आपसे भरवाया जाता है, क्योंकि क्या है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो पुराना होता है, तो इसलिए हमेशा इस बात का भी ध्यान रखिए, मैं अभी आगे बताऊंगा अभी। चलिए, तीसरा पॉइंट है कि आप अगर स्थायी निवासी हैं, बिहार के स्थायी निवासी हैं, और स्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा आपकी बनी रहती है, ठीक है, क्योंकि देखिए दो तरह से आपका निवास बनता है, एक स्थायी और एक अस्थायी। जैसे कि मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, या आप कोटा रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, या आप बॉम्बे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं भी आप रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस दौरान जो है आप लोगों का अगर वहां पे कोई भी एडमिशन में या आपके किसी भी नौकरी के लिए आपका अगर निवास प्रमाण पत्र मांगा गया आपके राज्य का, तो उस स्थिति में आपका बनता है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। क्या बनता है? अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। और उसके बाद अगर आप मान लीजिए कि बिहार में जॉब करने आते हैं, बिहार के किसी सरकारी नौकरी में आते हैं, तो उस समय मांगा जाता है आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र। तो ये ध्यान रखिएगा, स्थायी निवास प्रमाण पत्र को लेकर यहाँ बोला जा रहा है कि वैधता हमेशा बनी रहती है, जबकि अस्थायी जो होता है आपका आवास प्रमाण पत्र, वो वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। तो अब अपना सर्टिफिकेट जरूर चेक कर लीजिएगा। आपके जो भी बहुत लोगों का सर्टिफिकेट बिहार में भी बना हुआ है, जो कि मान लीजिए कोई किराए के घर में रह रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि अस्थायी रूप से अपना निवास बनवा लिया, तो वो हमेशा आपको हर साल बनवाना पड़ेगा। लेकिन आपके अगर परमानेंट एड्रेस पे बना हुआ है, स्थायी स्थायी बना हुआ है आपका, तो आपको हर साल स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। तो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है स्थायी है या अस्थायी है, उसको आप लोग पढ़िएगा, तो आप कोई भी अपना जो है डॉक्यूमेंट निकाल के उठा के पढ़िए, वहां पे आपको लिखा रहेगा। अगर वहां पे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपका बना हुआ है, तो आपको अगले साल मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसी का बनवाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अस्थायी और स्थायी में आपको डिफरेंस समझ में आ गया ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से भी मैं स्टार मार्क लगा देता हूं, अगर इस पे नहीं समझ में आएगा तो जरूर पूछ लीजिएगा। अब देखिए आय प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ पे जानकारी, क्योंकि क्या है कि आय प्रमाण पत्र कहीं अपलोड नहीं किया जाता है एग्जाम भरने के फॉर्म के दौरान भी, क्योंकि क्या है कि आपके आय प्रमाण के आधार पर क्या बनता है, तो जो छात्र बीसी कैटेगरी में है, जैसे ओबीसी या ईबीसी है, तो उनका बनता है एनसीएल, और जो छात्र जनरल में है, अगर वो अपना वित्तीय प्रमाण पत्र देना चाहते हैं, तो उनका बनता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो बनेगा उसको, उसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा, या आपका एनसीएल बनेगा तो उसके लिए भी आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। तो ये आय प्रमाण पत्र का निर्गत तिथि से 1 वर्ष का हमेशा होना चाहिए, यानी कि अगर आप अपना एनसीएल भी बनवाने जाएंगे या ईडब्ल्यूएस भी बनवाने जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा हर साल का एक नया बनेगा, और ये वित्तीय वर्ष का ही होना चाहिए जिस वर्ष के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कहीं भी किसी भी नौकरी में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका आय प्रमाण पत्र जो है मान्यता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होता है। 5वां पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इन सबके सत्यापन के पश्चात, यानी कि जो भी आपका जो है वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र पर अवश्य लौटा दिए जाएंगे। मतलब कि मान लीजिए कि आपने अप्लाई किया कि सर हमारा स्थायी प्रमाण पत्र बनवाना है ना, और आप अस्थायी प्रमाण पत्र बनवाए हुए, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं किराए पर रह रहे हैं और आपके पास एक अस्थायी प्रमाण पत्र है, तो उस अस्थायी प्रमाण पत्र को लगा के अपना स्थायी प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, और बनने के बाद आपका जो है सत्यापन होने के बाद आपका मूल प्रमाण पत्र जो होगा ओरिजिनल वाला, वो आपको लौटा दिया जाएगा। ठीक, पहली चीज। दूसरा चीज कि अगर आपका आय प्रमाण पत्र बन रहा है, ठीक है, आपके पास पुराना कोई आय प्रमाण पत्र है, तो उसके आधार पे भी आपका नया आय प्रमाण पत्र बन सकता है, अगर नहीं है तो नए तरीके से आपका फिर बनेगा, और वो भी लौटा दिया जाता है आपको। ठीक है, छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको नोटेबल है, क्रीमी लेयर में नहीं आने वाले संबंधित विहित प्रपत्र में, अब नहीं आने वाले संबंध में है, ठीक है, यानी कि एनसीएल की बात हो रही है। क्रीमी लेयर क्या होता है, सीएल कहिए उसको, अब एनसीएल लगे तो नॉट क्रीमी लेयर, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर में नहीं आने से संबंधित विहित पत्र में अभ्यर्थी से अंडरटेकिंग प्राप्त करने पर पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमी लेयर जो है रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है।
ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अगर आपके पास एनसीएल नहीं है या है ना, मान लीजिए कि अभी फिलहाल आपके पास है एनसीएल, ठीक है, तो आप उसको लगा के नया आपको रिन्यूअल कराना होगा, नया बनवाना होगा, ठीक है, जिसके लिए अंडरटेकिंग प्राप्त करने के पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर आपका नया क्रीमी लेयर जो रहित प्रमाण पत्र है वो निर्गत किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका अगर मान लीजिए कि चेक होगा कि आपका सालाना इनकम आपका 10 लाख से कम है तो आपका नया बनेगा। अगर आपका ईडब्ल्यूएस में तो 8 लाख से कम होना चाहिए संपत्ति आपका, सॉरी आपका सालाना इनकम जो है साल परिवार का। तो ये चीजें चेक होती हैं, इसलिए आपका अंडरटेकिंग के रूप में जो है पुराना क्रीमी लेयर यहाँ पे लिया जाता है। अगर नहीं है तो नया बन सकता है, यहाँ पे नया बनवाना पड़ता है। फॉर्म भरते समय अक्सर याद रखिएगा कि जो आप एनसीएल सर्टिफिकेट डालेंगे, ठीक है, वो पुराना भी डाल सकते हैं आप, मैं आपको बता रहा हूँ पुराना भी डाल सकते हैं, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सिलेक्शन होगा, तो फॉर्म 18B और प्रपत्र संख्या 1 ये आपको दिया जाएगा, वो भर के आपको बताना होगा कि हमारा इस वर्ष का बना हुआ सारा सर्टिफिकेट है, ठीक। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है, देखिए ये मैटर यहाँ पे लिख भी दिया गया। क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र है ना, आपको बार बार बनवाने का आवश्यकता नहीं है, यानी कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है ना, यहाँ पे यानी कि जिसका मान लीजिए कि 10 लाख से ऊपर का इनकम है ना, तो ये क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनता है उनका, है ना, तो उसको बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है उनको। राज्याधीन सेवाएं हेतु पुराने प्रमाण पत्र के आधार पर अंडरटेकिंग देकर आवेदन किया जा सकता है। तो अंडरटेकिंग क्या होता है, जो पुराना सर्टिफिकेट है उसी को लगा के आप दे सकते हैं। राज्याधीन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी का ही आरक्षण दे है। अब देखिएगा जो भी परीक्षाएं होंगी, बिहार की परीक्षाएं होंगी, इसका मैंने आपको बीपीएससी टीआरई 3 के दौरान भी जिक्र किया था कि जो राज्य के निवासी हैं उन्हीं को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी कि जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनता है उसका आरक्षण राज्याधीन यानी कि अलग राज्य के लोगों को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के लोगों का ही इसका बेनिफिट मिलता है। दिव्यांगजनों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति 4% क्षैतिज आरक्षण दिए है। देखिए दिव्यांगजनों की बात की गई है यहाँ पर, तो ये क्षैतिज आरक्षण इनको मिलने की बात हो रही है, लेकिन बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 के दौरान महिलाओं का जो आरक्षण दिया गया है वो 53% आरक्षण दिया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज की वर्टिकल आरक्षण दिया गया है। वर्टिकल आरक्षण मतलब कि अगर वो सीटें खाली रह जाती हैं तो उन सीटों पे अगर बैकलॉग वैकेंसी जोड़कर अगली वैकेंसी में सीट जोड़ी जाती है या रिवाइज रिजल्ट दिया जाता है या फिर वेटिंग लिस्ट दिया जाता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही सीट मिल पाता है। जबकि ऐसा हॉरिजॉन्टल आरक्षण में क्या है कि मान लीजिए कि जो अगर सीट बच गया तो जनरल कैटेगरी के पुरुषों को वो सीट चला जाता है, चाहे किसी भी कैटेगरी में वो सीट बचे तो ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो यहाँ पे दिव्यांगजन का सरकारी सेवाओं में अगर देखिएगा तो 4% क्षैतिज आरक्षण है। मान लीजिए कि 4% सीट इनको रिजर्व है दिव्यांग लोगों को, अगर ये सीट किसी परीक्षा में नहीं भर पाता है, मान लीजिए 50 सीट है वो नहीं भर पाया है ना, 50 सीट नहीं भर पाया इन लोगों का, 100 सीट है और 85 लोग इसमें एडमिशन मतलब उनका नौकरी हुआ और 50 लोग का सीट नहीं भर पाया, तो ये जो 50 सीट है वो आपको कहाँ चल जाएगा, तो यूआर कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है, ये समझ गए। तो ये 4% है यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण, चूंकि यहाँ है इसलिए, नहीं अगर वर्टिकल रहता तो सिर्फ और सिर्फ ये सीटें जो है दिव्यांग लोगों के लिए अक्सर निकाला जाता, जो कि साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद वो भरा जाता है, ऐसे होगा। तो ये जानकारी है पहली, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला अपडेट क्या है, 10वां पॉइंट, कि स्वतंत्रता सेनानी के नाते पोते जो भी हैं या सरकारी सेवाओं में है नियुक्ति में 2% का क्षैतिज आरक्षण इनको भी मिला है। क्षैतिज आरक्षण यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इनको मिला है, ये ध्यान रखिएगा। और महिलाओं को अगर सरकारी सेवाओं की बात करेंगे तो 35% क्षैतिज आरक्षण है। ये सामान्य प्रशासन विभाग का जो है नोटिफिकेशन ऑफिशियल है और इन्होंने ये अपडेट पहले से ही दिया है, 2017-18 का ये नोटिफाई है। और आपको बता दें कि ये 35% आरक्षण के विरुद्ध में जाकर जो है बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 में भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया, जहां पर 35 की जगह 53% का आरक्षण है। 3% ओबीसी महिला को है और 50% महिलाओं को है क्लास 1 to 8 की कक्षाओं में। तो ये गलत हुआ है, इसको लेकर मामला अभी कोर्ट में है जो कि चल रहा है। अगला अपडेट है कि दोस्तों डब्ल्यूबीसी जो कि पिछड़े वर्ग की महिलाएं होती हैं, उसका तात्पर्य है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग की महिला, इसे सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए 3%
वर्टिकल आरक्षण, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर आरक्षण की बात की गई है। अब ये यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, है ना, ये WBC की बात हो रही है, यानी कि जो भी महिला है WBC की, अगर मान लीजिए कि वैकेंसी निकला इनके लिए 10, ठीक, अगर 10 में से 5 ही सीट भर पाया, ठीक है, और तात्पर्य है, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग की महिला, इसे सरकारी सेवाओं के लिए 3% ऊर्ध्वाधर आरक्षण दे है और 35% क्षैतिज आरक्षण का अतिरिक्त है। यानी कि यहाँ पे दोनों तरह का आरक्षण है इनको, यानी कि जो ओबीसी महिलाएं हैं उनमें 10 में से मान लीजिए 5 ही सीट भर पाया, तो ये 5 सीट जो होगा बचा हुआ, ये WBC महिलाओं को ही मिल सकेगा, ठीक। और जो SC ST हैं या आपका EWS से हैं, बाकी या EBC कैटेगरी से महिलाएं हैं, उनका अगर है तो वो 35% के क्षैतिज आरक्षण पे आएंगी। यानी कि मान लीजिए कि अगर सीट है महिलाओं के लिए यहाँ पर 50 सीट है और यहाँ पे टोटल सीट यहाँ पे भर पाया, मान लीजिए कि 30 सीट भर पाया, तो जो 20 सीट बचा ये क्षैतिज आरक्षण के चलते, ये 35% क्षैतिज आरक्षण के चलते ये UR कैटेगरी में अगली बार सीट जोड़ा जाएगा, यानी कि ये सीट चला जाएगा। तो ये जानकारी दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी जी के द्वारा दिया गया, जो कि अवर सचिव हैं यहाँ पे 2017-18 के इस नोटिफाई में किया गया है। अब दूसरा नोटिफिकेशन क्या है, दूसरा नोटिफिकेशन है दोस्तों यहाँ पर कि क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को लेकर, यानी कि क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को लेकर यहाँ पे अपडेट आए हैं। क्या अपडेट है, ये 2023-24 का है, या ध्यान रखिएगा सामान्य प्रशासन ने इसको अपडेट दिया है कि प्रमाण पत्रों के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं हैं। देखिए, पहला क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र है ना, ये ध्यान रखिए, नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो कि जाति, आय और स्थायी निवासी प्रमाण पत्र के आधार पे बनता है। यानी कि पहले आपका कास्ट बनेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, फिर इनकम सर्टिफिकेट, और फिर उसके बाद बिहार के निवासी है तभी आपका बनेगा, इसलिए आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बनेगा। तो उसी के आधार पे आपका बनेगा NCL। तो ये किसका बनता है, तो जो छात्र OBC से बिलोंग करते हैं, जैसे कि BC1 और BC2 से ये आते हैं लोग, इनका ही बनता है, ठीक है, जिस भी कैटेगरी में जो जाति के लोग हैं। दूसरा, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने के क्रम में पहले जाति, आवास और आय प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनिवार्यता नहीं है। तो यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि आपका NCL अगर बन रहा है तो पहले जाति, आवास और आय प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनिवार्यता भी नहीं है, ठीक है। अनिवार्यता नहीं है मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपको सीधे NCL बना, तो अपना जो प्रॉपर्टी है उसका सर्टिफिकेट आप लगवाइए, है ना, शपथ पत्र के साथ, यहाँ पे उसके आधार पर सीधे आप क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र दे सकते हैं। यानी कि आपका फैमिली इनकम 10 लाख से कम है, ये ध्यान रखिएगा, या फिर आपके जो संपत्ति है वो आपका संपत्ति जो है एक निर्धारित आदेश के अनुसार यहाँ पे देखा जाए कि 10 लाख से कम की संपत्ति है ना, तो उस स्थिति में आपको क्या बनेगा, तो NCL सर्टिफिकेट आप डायरेक्ट भी बनवा सकते हैं, जाति आवास बनाने का जरूरत भी आपका नहीं। लेकिन हाँ, जाति उससे बिलोंग करना चाहिए जिस जाति से आप आते, तो ये बनता ही है एक्चुअली। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र में माता पिता की आय की गणना की जाती है। ये अक्सर सवाल आते हैं आप लोगों के कि सर हम भी नौकरी कर रहे हैं, हम भी जॉब में हैं, तो क्या हमारा यहाँ पर सर्टिफिकेट बनेगा EWS का या NCL का, ये ध्यान रखिएगा। तो हमेशा माता पिता की आय को कैलकुलेट करके बना सकते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका भी इनकम है 5 लाख और आपके माता पिता का इनकम 3 लाख है, तो ये 8 लाख हो गया, या फिर मान लीजिए आपका इनकम 5 लाख और माता पिता का भी 5 लाख है, तो 10 लाख हो गया, तो हमारा नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है, आपके सिर्फ माता पिता की आय की गणना होगी, यानी कि 5 लाख के आधार पे आपका जो है ये बनेगा। अब आय की गणना कृषि भूमि वेतन से होने वाले आय को नहीं जोड़ा जाता है, ये भी आपका ध्यान रखिएगा। कृषि भूमि जो है, क्योंकि क्या है कि कृषि जो होता है एक छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत इसको रखा जाता है, कृषि का रोजगार, और वेतन यानी कि जो आपको सैलरी मिल रहा है उसको जोड़ के नहीं, आपकी संपत्ति को लेकर। जैसे क्रीमी रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। आप अगर एक बार NCL बनवा लिए हैं तो उसी के आधार पे आपका जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि पूर्व निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ आज भी क्रीमी लेयर में नहीं आने वाले संबंधी शपथ पत्र और आवेदक और आवेदिका द्वारा दिए जाएंगे। तो शपथ पत्र आपका लगेगा आगे चलकर, जिसको हम लोग प्रपत्र 1 कह रहे हैं, और आपका फॉर्म 18B भी भरवाया जाएगा, है ना। तो ये फॉर्म आपका जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका नौकरी लगेगा, तब की बात की जा रही है। विहित प्रपत्र में यहाँ पे देखिएगा, तो विवाहित और अविवाहित जो कि महिला और पुरुष दोनों के लिए क्रीमी रहित जो प्रमाण पत्र है वो जाति, आय, निवास,
पिता के स्थायी निवास यानी कि जहाँ जिस अंचल में आपके पिता रहते हैं उससे निर्गत होगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि आपके पिता जो हैं अन्य राज्य से हैं, जैसे यूपी से हैं या झारखंड से हैं, तो उन स्थिति में उन महिलाओं का वहां का बना रहेगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अन्य राज्य से आप आएंगे तो यहाँ पे जनरल में आ जाएंगे। तो इसीलिए आप बिहार के ही हैं, आप महिला, हाँ बिहार की हैं और आप अन्य राज्य में चली गई हैं, ठीक है, और आप चाहती हैं कि बिहार में आके नौकरी करें, तो बिल्कुल आप अपने पिता के आधार के एड्रेस पे जो बनवा लीजिए, ये जाति आय और निवास, उसके आधार पे आपका एनसीएल बन सकता है। इसी प्रकार सीधे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी पिता के स्थायी निवास यानी कि अंचल से ही निर्गत होगा, यानी कि पिता के आधार पे ही आपका एनसीएल भी बनेगा। जाति आय और निवास के बाद आपका एनसीएल बनेगा, ये आपके पिता के ही आधार पे बनेगा। सामान्य प्रशासन विभाग, देखिए पत्रांक संख्या है जो कि 2022 का है, खंडिका 3 के आलोक में विवाहित महिला का वर्तमान में अपने पति के साथ रहने की स्थिति में, है ना, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र इतर उद्देश्य के लिए पति के आवास का आधार पर आवास पत्र निर्गत किया जा सकता है। यानी कि अब देखिएगा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख दिया गया है कि जो भी पुरुष या महिला है उसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो 2 सितंबर 2022 को खंडिका 3 में लिखा गया है कि विवाहित महिला का वर्तमान में, जैसे कि मान लीजिए कि एक महिला है, ये पटना की रहने वाली है, ठीक है, और इनका शादी हो गया है, इनका विवाह हो गया है, कहाँ पर, तो रोहतास में हो गया है, ठीक। अगर ये पटना की रहने वाली है और रोहतास में हो गया है, तो उस स्थिति में वर्तमान में अपने पति के साथ रहने की स्थिति में जो आपका एनसीएल बनेगा, है ना, ये इतर उद्देश्य से, मतलब कि किसी एक खास उद्देश्य से बनेगा, उसके लिए पति के आवास के आधार पर वो आवास प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है, परंतु उस विवाहित महिला के लिए किसी प्रकार के आरक्षण का आधार नहीं होगा, लेकिन उसका आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसका आधार ही नहीं होगा तो फिर क्या मतलब, उससे अच्छा कि भाई पिता के आधार पे ही बनवाए। ये तो लाइन लिखने का जरूरत ही नहीं था इनको, है ना। बनवा सकते हैं आवास प्रमाण पत्र, लेकिन यहाँ बोला गया उस विवाहित महिला के लिए किसी प्रकार का आरक्षण का आधार नहीं होगा ये, है ना, तो उसकी इसके आधार पे आप आरक्षण नहीं बनवा सकती हैं। आपको फिर जाति अपने पिता का बनवाना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा है जब पिता के आधार पे जाति बनवाने जाए तो वहीं का आवास भी बनवा लें और वहीं का एनसीएल भी बनवा लें। क्योंकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासियों को दिया जाता है, अतः इस निर्धारण के अभ्यर्थी में जो विवाहित महिला सहित के पिता के ही मूल निवास के आधार पर किया जाएगा। तो ये बात कर लिख दिया गया, मतलब खुद की बातों को लिखकर ही खुद की बातों को यहाँ पे काटा गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो है वर्णित किया गया है दोस्तों। यहाँ पे इन सभी कंडिकाओं के बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है और इसमें ये प्रपत्र संख्याएं दी गई है। और ये भी आपका जो है अपडेट है सिराजुद्दीन अंसारी जी के द्वारा, जो कि अवर सचिव हैं सामान्य प्रशासन विभाग से। और कोई भी जानकारी अगर आपको है यहाँ पे तो रिलेटेड चाहिए यहाँ पे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लगातार विजिट करिए kyeducation.in के वेबसाइट को, जहाँ पे लेटेस्ट जो अपडेट आप लोगों को शेयर किया जा रहा है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। जय हिंद, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा।